हमारे सचिव स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है और हमारे बड़े भाई आदरणीय जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में, जिनके मार्गदर्शन में ये काफ़ी आगे बढ़ी। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहाँ सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, शिक्षा मंत्रियों से, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा और इन लंबे रास्तों से होकर के गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा 2 अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आप शिक्षा मंत्रालय के नाम बिल्कुल, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गए हैं, क्योंकि अब शिक्षा मंत्रालय जो है नाम कर दिया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपना संबोधन दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इतने एक्सटेंसिव तरीके से विचार विमर्श के बाद शायद ही दुनिया की कोई नीति निर्धारित की गई हो। उन्होंने कहा कि हमने लाखों स्टेक होल्डर से बात की है, जिसमें बच्चे शामिल हैं, अभिभावक शामिल हैं, टीचर्स शामिल हैं, स्टेट के जो हैं वो शिक्षा मंत्री शामिल है और यहाँ तक कि हजारों ग्राम सभाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने बात करके इसका खाका तैयार किया है और इस तरह से देश को अब 34 साल बाद एक नई शिक्षा जो है, शिक्षा नीति मिलने जा रही है। 1986 का जो एजुकेशन नीति है उसको ये रिप्लेस करेगी। 1992 में थोड़ा बहुत बदलाव किए थे, लेकिन एक बहुत लंबे वक्त से इसमें बदलाव की कोशिशें जो की जा रही थी और विचार विमर्श के बाद जो है अब इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी हैं, जो कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपको लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो हमारी जो शिक्षा नीति है जिस पर वक्त वक्त पर बहस भी होती रहती है और परिवर्तन की इसमें गुंजाइश तो हमेशा से बनी रही, ये जो नई नीति आई है ये कितना मील का पत्थर साबित होगी हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए? मुझे लगता है कि इसकी नई शिक्षा प्रणाली की जितनी इंतजार हमने की है शायद और किसी चीज ने नहीं की होगी। जब ड्राफ्ट आया था तब से लेके अब तक इतना डिस्कशन, इतना डिबेट हुआ है इसमें और मुझे उम्मीद है कि ये और निखर के आई होगी। लास्ट जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लिखा गया था 2005 में लिखा गया था। 2005 से लेके 2020 तक 15 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इस वक्त जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो एक नई शिक्षा प्रणाली की थी, जो कि अब आई है
और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होगी और बच्चों के हित में होगी और स्कूल्स के हित में होगी और हम लोग खूब इनोवेट कर पाएंगे और भारत का भविष्य जो कि बच्चे हैं हमारे, हम उनको बहुत आगे ले जा पाएंगे। ये जो नई टेक्निक्स आई हैं, नई पेडागोजीज आई हैं, नई कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स डिफाइन करी गई हैं, उसके जरिए। जी हाँ, और इसमें मैम अगर स्कूली एजुकेशन की बात करें तो स्ट्रीम्स में कोई डिवीजन नहीं होगा, नो डिवाइड इन स्ट्रीम्स की बात कही जा रही है। इसके अलावा कोडिंग जो है वो क्लास 6 से हो। ये साइंटिफिक टेम्पर और मैथमेटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, इसको कोर्स की बात की जा रही है। आपको लगता है कि स्कूल लेवल पे ये जो सुधार करने की कोशिश की गई है, ये बच्चों का भविष्य शेप करने में काम आएंगी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एकदम दुनिया और ज़माना बदल रहा है, उसके साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको ये साइंटिफिक टेम्पर, स्टेम एजुकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं दुनिया आगे बढ़ जाएगी और हमारे पीछे हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो चाहे वो आर्ट इंटीग्रेशन की बात है या स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन की बात है या ज़्यादा सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आज के 21वीं सदी के बच्चों के लिए। और मैम अभी हायर एजुकेशन में भी कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि एमफिल अब नहीं होगा, इसके अलावा 10+2 सिस्टम की जगह जो है अब 5+3+3+4 ये नया फॉर्मेट जो है इंट्रोड्यूस होगा। इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है मैम? तो ये मुझे हायर एजुकेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में। ऑलराइट मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के नई एजुकेशन नीति का जो है वो अब ऐलान हो चुका है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की गई है, जिसके जो सैलेंट फीचर्स हैं वो धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। एक बड़ी बात जो इसमें है वो जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन को देने की बात कही जा रही है। अभी जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी किया जाने की बात कही गई है। अभी इसकी मांग जो है काफ़ी दिनों से होती रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारे सुधार इसमें करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के अब 1986 के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के सामने। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद देश का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम सुदृढ़ हो, मजबूत हो।